फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, उसी को एक बार फिर से रिवाइज करते हुए उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 4 टाइप्स हम लोगों ने देखा था। पहला देखा था 1 1, फिर मेनी 1, और दोनों के साथ इनटू या ऑनटू का केस हो सकता है। तो एक बार फिर देखते हैं 1 1 फंक्शन क्या होता है, 1 1 मैपिंग क्या होती है। अगर डोमेन और कोडोमेन, डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का कोडोमेन में डिस्टिंक्ट इमेज मिल रहा हो, तो ऐसे केस में ये फंक्शन क्या होता है 1 1। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला ये जो हमने दिखाया है यहाँ पे, ये 1 1 है। देखो ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज और डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही मिल रहा है, सबका एक एक ही मिल रहा है। बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए के एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज हो। तो इसी टाइप के मैपिंग को हम कहते हैं 1 1 मैपिंग। 1 1 मैपिंग का मतलब फंक्शन 1 1 फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है 1 1, और देखो इसको 1 1 होने के साथ साथ ये और कैसा है, इनटू है कि ऑनटू है। ऑनटू होने के लिए कंडीशन है कि बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो ए के किसी एलिमेंट का इमेज ना हो। मींस बी के सभी एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट से करस्पॉन्डेंस रखते हो। जबकि इस फिगर में दिख रहा है कि 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी से करस्पॉन्डेंस नहीं रखते। तो ये फंक्शन हमारा होगा 1 1 इनटू, इसको क्या कहेंगे 1 1 इनटू मैपिंग। अब सेकेंड वाले में देखते हैं, अगर इस मैपिंग को हम इस तरह से बनाएं, तो ये हमारा फंक्शन जो बन रहा है वो 1 1 के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इसमें डिस्टिंक्ट इमेज मिल रहा है, और साथ साथ इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो खाली पड़ा हो, किसी से करस्पॉन्डेंस ना रखता हो। तो इस तरह के मैपिंग को हम कहेंगे 1 1 ऑनटू, 1 1 ऑनटू मैपिंग। और इसी को बाइजेक्शन भी कहा जाता है, इसी को बाइजेक्शन भी कहते हैं। मींस अगर किसी फंक्शन को प्रूव करना है इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, तो हमें 1 1 भी प्रूव करना होगा और ऑनटू भी प्रूव करना होगा। अब थर्ड केस में देखते हैं, अब देखो इसमें एक मैपिंग हम इस टाइप का बना रहे हैं। ये फंक्शन क्या शो कर रहा है, ये मैपिंग क्या शो कर रहा है, इसके 1 से ज्यादा एलिमेंट का इसमें एक ही यूनिक इमेज मिल रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये फंक्शन मेनी 1 है। तो पहली बात तो हमारी समझ में आ गई कि ये मेनी 1 फंक्शन होगा। लेकिन क्या इनटू होगा या ऑनटू होगा, तो इनटू होगा, क्योंकि एक एलिमेंट इसमें ऐसा बच रहा है जो किसी का इमेज नहीं है। तो मेनी 1 इनटू इसको कहेंगे। और लास्ट जो बच रहा है हमारा वो हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा मेनी 1 ऑनटू फंक्शन है। मेनी 1 तो है ही, ऑनटू भी है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी का इमेज ना हो। तो ये मेनी 1 ऑनटू का एग्जांपल हो गया, मेनी 1 ऑनटू। और इन्हीं 4 पे बेस्ड हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें हमें कुछ क्वेश्चन करने के बाद एक आइडिया मिल जाएगा कि लिखने का तरीका क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यही होती है, कंसेप्ट भी समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझ में भी आता है, लेकिन एक्सप्लेन कैसे किया जाए उसको, कैसे हम एग्जामिनेशन में लिखें कि हमें फुल मार्क्स मिले। तो 2-4 क्वेश्चन जब हम कर लेंगे, प्रैक्टिस पे ही है, 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको लिखना भी आ जाएगा कैसे करना है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार। ये r स्टार का मतलब क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स कह रहा है। सेट ऑफ रियल नंबर्स r होता है, तो नॉन जीरो रियल नंबर्स कह रहा है, मतलब जीरो को उसमें नहीं इन्वॉल्व करना है, इसलिए वहां पे स्टार लगा दिया गया है कि ये सेटअप नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है। सिर्फ जीरो नहीं रखना है, क्योंकि जीरो अगर रखेंगे तो जो फंक्शन में गिवन है वो डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए ऐसा किया गया है। अब इसमें हमें चेक करना है, नहीं शो करना है कि ये 1 1 भी है और ऑनटू भी है। तो कैसे लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम इंजेक्टिविटी चेक करेंगे, या 1 1 फॉर 1 1। 1 1 के लिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। डेफिनेशन ये कहता है कि x y अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है सेट ए के, तो उनके इमेज भी डिस्टिंक्ट ही होंगे। तो हम सपोज करेंगे लेट x and y belongs to R इन डोमेन ऑफ f। ये इंडिकेट जरूर करेंगे कि ये दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं, डोमेन में, क्योंकि दोनों तो सेम सेट है, डोमेन भी को डोमेन भी। लेकिन हमें ये इंडिकेट करना है कि ये डोमेन के सेट से हम ले रहे हैं 2 एलिमेंट डिस्टिंक्ट अलग अलग।
ईच, और हम ये शो करेंगे कि जिसके लिए fx और fy दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, अब अगर हम ऐसा शो कर पाते हैं कि x इक्वल टू y है तो ये 1 1 हो जाएगा। तो पहले हमने fx इक्वल टू fy रखा, अब इसको सॉल्व करेंगे, fx इक्वल टू fy के लिए सॉल्व करेंगे। अगर fx इक्वल टू fy है तो fx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/x इक्वल टू fy की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/y। दो रियल नंबर अगर ऐसे हैं, नॉन जीरो रियल नंबर जिनका रेसिप्रोकल इक्वल है, तो क्या वो नंबर इक्वल होंगे? दो रियल नंबर का अगर रेसिप्रोकल इक्वल है तो वो नंबर भी इक्वल होंगे। जैसे 1/5 अगर 1/5 के इक्वल है तो 5 के इक्वल होगा। दिस शोज दैट x इक्वल टू y, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x इक्वल टू y, ये मिल गया। हमने fx इक्वल टू fy रखा था, x इक्वल टू y मिला, और बस इतना ही काफी है ये दिखाने के लिए कि ये 1 1 फंक्शन है, बस इतना ही दिखना है। Hence f is 1 1। अब onto चेक करना है, फॉर onto, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी या इंजेक्शन भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में इस तरह का लैंग्वेज लिखता है प्रूव दैट इट इज इंजेक्टिव, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 1 को ही इंजेक्टिव भी कहा जाता है या इंजेक्शन भी कहा जाता है, और onto को ही सर्जेक्शन कहा जाता है या सर्जेक्टिव फंक्शन। अब onto वाले केस को ध्यान से समझना कैसे करना है। इसमें हम सपोज करेंगे लेट y इज एलिमेंट ऑफ r स्टार इन कोडोमेन। हमने कोडोमेन का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है y, हमने आर्बिट्रेरी लिया है मतलब रैंडमली एक एलिमेंट ले लिया, और चेक करेंगे अब इसको क्या ये किसी एलिमेंट का इमेज है। अगर ये इमेज हो गया तो हम कहेंगे सभी इमेज है, क्योंकि हमने रैंडमली लिया था ना, बिना किसी पक्षपात किए, बिना कुछ जाने समझे किसी एक एलिमेंट को लिया और चेक किया क्या वो किसी का इमेज है। अगर वो इमेज निकला तो हम कह सकते हैं कि सभी एलिमेंट जो आएंगे वो सब इमेज होंगे किसी न किसी एलिमेंट। तो अब ये हमने इसको किसमें लिया है, कोडोमेन में। 1 1 वाले केस में पहले हम जो एलिमेंट लेंगे वो डोमेन में लेना था, इसमें कोडोमेन में लेना है। अब देखो y इज इक्वल टू fx रखेंगे, अगर y है fx इमेज किसी का तो y इज इक्वल टू fx होना चाहिए। अब y इज इक्वल टू fx की वैल्यू क्या है, 1/x है ना, 1/x। दिस शोज दैट x इक्वल टू 1/y, यहां से x इक्वल टू क्या आएगा। अब जब y इज इक्वल टू fx लिखेंगे तो x के लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फॉर x मतलब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं x के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हमें वहां से निकालनी है। तो x की वैल्यू निकाले तो क्या आया, 1/y। अब सोचो 1/y कोई एलिमेंट होगा क्या डोमेन में, होगा कोई रियल नंबर है 1/y। नॉन जीरो कह रहा है कि डोमेन नॉन जीरो एलिमेंट्स का सेट है, तो अगर y 0 ना हो तो 1/y कोई ना कोई रियल नंबर होगा। अगर y 0 नहीं है तो 1/y कोई ना कोई रियल नंबर है, और ये पूरा का पूरा सेट रियल नंबर्स का ही है। मतलब ये 1/y जो कोडोमेन में हमने लिया था वो x का इमेज है, जो हमने आर्बिट्रेरली लिया था एक एलिमेंट वो भी x का इमेज निकला। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। या दूसरा तरीका, अब ये तो ऐसे समझ गए आप थ्योरी में, अब मैथमेटिकली कैसे समझाएं। x इक्वल टू 1/y आ गया, तब अब हम लिखेंगे देन fx इज इक्वल टू, अब यहाँ x की वैल्यू रखो, क्या है 1/y, f1/y इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर वैल्यू y के इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये onto है। अब देखो fx की डेफिनेशन क्या है, जो भी यहाँ रहेगा उसका रेसिप्रोकल लेना है, यही ना। जब यहाँ x रखा जा रहा है तो उसका रेसिप्रोकल हम 1/x ले रहे हैं, तो यहाँ 1/y है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, y। मतलब एक एलिमेंट ऐसा है डोमेन में 1/y जिसका इमेज है y, इसका मतलब कोई एलिमेंट खाली नहीं है। दिस शोज दैट f इज onto, ऐसे ही लिखना है, ठीक है, यही शो करना था। एक और केस इसमें पूछा है, कह रहा है इफ इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, नहीं ये है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर। कह रहा है अगर डोमेन को r हटा के और यहां नेचुरल नंबर कर दे, m कर दे, तो क्या रिजल्ट सेम रहेगा। अब ये चेक करना है, तो नेचुरल नंबर करेंगे तो भी नेचुरल नंबर, कुछ भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दूसरा कोई 1/n मिलेगा। 1/n क्या होता है, रियल नंबर होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो तो आता नहीं है। तो जो रियल नंबर मिलेगा और ये रियल नंबर का ही सेट है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं इमेज मिलेगा ही उसका।
तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट सेम रहेगा। तो वही लैंग्वेज लिख देंगे, इफ वी रिप्लेस r स्टार बाय n देन रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट सेम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें चेक करना है इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। एक फंक्शन दिया है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर fx इक्वल टू x स्क्वायर। इसको बड़े ध्यान से देखना, बस इसमें डोमेन या कोडोमेन चेंज होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। कह रहा है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक सेट बना, एक रिलेशन बनाया गया है fx इक्वल टू x स्क्वायर। आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो हम रखेंगे लेट xy बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन डोमेन ऑफ f such that fx इक्वल टू fy। यही रखते हैं ना इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए। अब ये क्या शो कर रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, ये शो कर रहा है ना। दो नेचुरल नंबर अगर है, ये दोनों नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना, अगर दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर बराबर है तो क्या वो नंबर भी बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। अगर नेचुरल नंबर है तो x इक्वल टू y होगा। और ये कंडीशन हमको क्या देता है, 1 1 होना। सो दैट f इज 1 1। आंटू के लिए चेक करो, क्या आंटू है, सर्जेक्टिव है। यहाँ 1 1 की जगह इंजेक्टिव भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में इंजेक्टिव सर्जेक्टिव का नाम दिया है। आंटू के लिए चेक करो, आंटू का मतलब खाली नहीं होना चाहिए। देखो डायग्राम बना के मैं समझाता हूं। ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, इसमें भी वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारा फंक्शन का डेफिनेशन ये कह रहा है कि इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे तो उसका स्क्वायर इसमें मिलेगा। तो 1 उठाए तो 1 मिला, 2 उठाए तो 4, जब 3 को हमने मशीन में डाला तो 9 मिला, 4 डालेंगे तो 16 मिलेगा, 4 पर 16 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं इसके सभी एलिमेंट का उसमें इमेज तो मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट रह जा रहे हैं जो किसी के इमेज नहीं है। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं सब के सब खाली पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये सर्जेक्टिव नहीं है। अब ये तो हम जान गए कि सर्जेक्टिव नहीं है, लेकिन लिखे कैसे? तो इसके लिए देखिए, जब भी सर्जेक्टिव ना हो कोई एलिमेंट तो वहां काउंटर एग्जांपल देंगे। हम कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लो उसमें से जो खाली थे, कोई भी एक, कौन सा लिखेंगे? 3 is an element of natural number in codomain। कोडोमेन में हमने एक एलिमेंट लिया है 3, बट there does not exist, ये लिखने का तरीका है, but there does not exist any element, any x in domain of f for which fx equal to 3 या fx equal to x square equal to 3। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा डोमेन में जिसके लिए x स्क्वायर इक्वल टू 3 हो। अब लैंग्वेज पे ध्यान देना, हमने लिखा है ना यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, तब यहाँ इक्वल रख रहे हैं। अगर ये नहीं लिखते तो हम लिखते fx इज नॉट इक्वल टू 3। अगर ये डज नॉट एग्जिस्ट लिख रहे हैं तो fx इक्वल टू 3 लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे कहने का मतलब ये है कि x ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसके लिए fx इक्वल टू 3 हो। ठीक है, दिस शोज दैट ऐसे दूसरे तरीके से, एक और भी दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं कैसे लिख सकते हैं। आप लिखेंगे 3 इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, बट x3 does not belong to f। x3 कोई भी एलिमेंट f में नहीं है, मीन्स किसी भी एलिमेंट का इमेज 3 नहीं है। इसके कहने का मतलब ये, तो या तो इस लैंग्वेज में लिखिए या तो ऐसे लिखिए। शार्ट में लिखना चाहते हो तो ये सही है। ठीक है, x कोडोमेन में है बट x3 नहीं है, इसमें f फंक्शन में है ही नहीं। इसका मतलब ये सर्जेक्टिव नहीं है, इट इज नॉट सर्जेक्टिव। अब देखिए इसी में कई पार्ट में क्वेश्चन पूछा है। सेकंड में सिर्फ इसमें डोमेन और रेंज को चेंज कर दिया, नेचुरल नंबर को हटा के क्या रख दिया गया है, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स रखने से क्या कुछ बदलेगा, अब देखते हैं। पहले हम यहाँ पे दोनों में x y अब किसमें लेंगे, डोमेन ऑफ z है तो z में लेंगे। z के दो एलिमेंट हमने x y लिया तो fx इक्वल टू x fy रख रहे हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर हुआ। अब बताओ क्या x स्क्वायर किसी दो इंटीजर्स का स्क्वायर इक्वल है तो क्या वो इंटीजर्स इक्वल होंगे? कोई जरूरी नहीं है। तो अब इसका आंसर लिखे कैसे, सबसे बड़ी समस्या हमारे पास यही आ रही है ना, लिखे कैसे? तो हम ऐसे लिखेंगे x may not be
इक्वल टू वाई, ऐसा लिखेंगे। एक्स वाई के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मे नॉट बी इक्वल टू वाई हमने ऐसे लिखा है कि अगर नहीं हो सकता है तो ये नहीं होगा 1 1। या फिर दूसरा तरीका ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हो। x प्लस वाई के भी इक्वल है, माइनस वाई के भी इक्वल हो सकता है, तो माइनस वाई तो x के इक्वल होगा नहीं, तो इस केस में ये क्या है 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। अब देखो जब नॉट 1 1 लिख रहे हैं तो एक एग्जांपल देना पड़ेगा, तो यहाँ एक एग्जांपल दे देंगे, लिख देंगे f माइनस 3 इज इक्वल टू f प्लस 3 इज इक्वल टू 9, दोनों की वैल्यू 9 आएगी, बट इसके आगे एक लाइन और लिख देंगे, बट माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू प्लस 3, हेंस इट इज नॉट इंजेक्टिव। और इंजेक्टिव का तो सब्जेक्टिव का ये एग्जांपल भी सही है, इसके लिए ये एग्जांपल भी सही है, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। दूसरा कोई भी और एग्जांपल भी ले सकते हो, अगर -3 ले लेते तब भी हो जाता है, नेगेटिव नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता है रियल नंबर के केस में, तो दूसरा कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, बस यहाँ जेड करना पड़ेगा। इसी तरह से रियल नंबर के केस में आएगा तो यहाँ r करेंगे, फिर भी यही रिजल्ट होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जब रहेगा तभी ऐसा हो सकता है। एक और थर्ड इसमें पूछा है 4, f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, अब यहाँ पे चेंज कर दिया है, f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और x क्यूब किया है। अब देखो अगर दो नेचुरल नंबर्स के क्यूब इक्वल है तो क्या वो नंबर्स इक्वल होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे, तो क्या होगा 1 1 होगा, कर लेंगे ना। ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि सभी नंबर्स किसी नंबर के किसी नेचुरल नंबर के क्यूब नहीं होते, जैसे 3 किसी का क्यूब नहीं है, 9 किसी का क्यूब नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो 1 1 होता है ना ऑन टू होता है। तो पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको समझ में आना चाहिए होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? जो भी वैल्यू इसमें रखेंगे उससे लेस या उसके इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर उसकी वैल्यू मिलेगी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर कहने का मतलब कि अगर मान लो यहाँ हमने 3 रख दिया या 3.2 रख दिया, तो 3.2 से लेस तो इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? इसका वैल्यू होगा। तो अगर 3.2 से लेस देखा जाए तो 3 है, 2 है, 1 है और इनफाइनाइट तक है, उन सब में सबसे बड़ा कौन है? 3, तो इसकी वैल्यू 3 होगी। अगर यहाँ ऑलरेडी 3 रखा है तो तब भी इसकी वैल्यू 3 ही होगी, क्योंकि तो इंटीजर है ही। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर डोमेन कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स हो तो इसकी वैल्यू क्या है। पहले देखो फिगर से समझ लो, जैसे मान लो हमने रखा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9, 3, 4, ऐसे बहुत सारे नंबर्स रियल नंबर में तो सब आ सकते हैं। और यहाँ 1, 2, 3, 4, 3.1, 3.2, 3.5, 2.1, बहुत कुछ नंबर्स हो सकते हैं। अब बताओ 2.1 की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी ना। 2.2 की भी वैल्यू 2, 2.3 की भी वैल्यू 2, 2.4 की भी वैल्यू 2, 2.9 की भी वैल्यू 2। अब देखो ये किसी का वैल्यू नहीं होगा 3.1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर ही देता है, नॉन इंटीजर कभी देता ही नहीं। तो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू सब के सब खाली रह जाएंगे। तो एक चीज तो क्लियरली हमें दिख रही है कि मिनिमम है और इनटू है। अब लिखना है हमें तो कैसे लिखें? काउंटर अटैक करना है, काउंटर एग्जांपल देना है आपको। कोई भी दो डेसिमल नंबर सोच लो जिनकी वैल्यू, जिनकी इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू सेम आती है। ले लेंगे 3.1.4 ही लिखते हैं। 1.4 belongs to R and 1.5 belongs to R in domain of F, such that F1.4 is equal to F1.5। अब देखो 1.4 की भी वैल्यू क्या होगी? 1.4 यहाँ लिखेंगे तो वैल्यू आएगी 1, 1.5 रख लो तब भी 1, दोनों की वैल्यू 1 आई, बट 1.4 इज नॉट इक्वल टू 1.5। ये दोनों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेम इमेज मिल रहा है, तो ये क्या है? 1 1 नहीं है। सो दैट f इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू के लिए मैंने आपको
दिखाया था, आपको साफ साफ दिख रहा है कि जितने डेसिमल नंबर से सब के सब खाली रहेंगे, तो कोई भी एक डेसिमल नंबर ले लो। सिंस 2.3 इज एन एलिमेंट ऑफ आर इन कोडोमेन, कोडोमेन में एक एलिमेंट है 2.3, बट x 2.3 does not belong to f, does not belong to f, x 2.3 f में नहीं है। या दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हो, there does not exist any x in domain for which fx is equal to 2.3. This shows that f is not onto, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, और ये कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान से रखिएगा। दूसरा इससे मिलता जुलता ही है, सिर्फ ये हटा दिया गया तो भी मॉडुलस फंक्शन बन गया। कह रहा है कि मॉड फंक्शन जो होता है ये भी ना तो 1 1 होता है ना ऑन 2 होता है। तो बहुत क्लियर है कि मॉड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो नेगेटिव नंबर से जितने भी होंगे सब खाली होंगे। तो पहले तो ऑन 2 है नहीं, अब इनटू 1 1 कह रहा है इसमें प्रूव करना है। So that modulus function is neither 1 1 nor on 2। अब देखो दो सेम मैग्नीट्यूड वाले दो वैल्यू, अगर दो नंबर्स हम ले लें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे 5 और -5, नॉन नेगेटिव कहाँ का है, सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर है, थर्ड ना फोर्थ ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, सो दैट मॉडुलस फंक्शन given by fx equal to mod x is neither 1 1 nor on 2, where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is minus x if x is negative। मीन्स x की वैल्यू आप पॉजिटिव भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो, लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मान लो कि हमने मॉडुलस फंक्शन ले लिया, तो देखो यहाँ पे बहुत क्लियर है, हम अगर f -1 लेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, mod of -1 इक्वल टू +1 आएगा, और f +1 लेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी, mod of 1 इक्वल टू 1। f -1 इक्वल टू f +1 तो है, बट -1 इज नॉट इक्वल टू +1, दिस शोज दैट f इज नॉट 1 1, f 1 1 नहीं है। और ऑन 2 के लिए कोई भी एक नेगेटिव नंबर ले लो, लेट्स -4 belongs to R in codomain, but there does not exist any x for which fx is equal to, fx is not equal to -4, fx कभी भी -4 नहीं होगा, क्योंकि mod of -x कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये ऑन 2 भी नहीं है, नॉट ऑन 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिग्नम फंक्शन है जो वैल्यू चेंज करता है, तो ये भी बहुत क्लियर है कि 1 1 भी नहीं होगा, ऑन 2 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 1 1? क्योंकि जितने पॉजिटिव नंबर होंगे सबका एक ही इमेज 1 मिलेगा, जितने नेगेटिव नंबर है सबका एक ही इमेज 1 है, -1 है यहाँ, -1, और 0 पर 0 मिलेगा, मतलब 3 ही वैल्यू मिलेगी। कोड रेंज में सिर्फ 3 वैल्यू है, कोड में पूरा का पूरा रियल नंबर है हमारा, तो सबके सब खाली है, 3 को छोड़ देना बाकी सब खाली है, तो ऑन 2 तो है नहीं। 1 1 इसलिए नहीं है कि 0 से बड़ा कोई भी ले लो, f2 और f5 दोनों की वैल्यू क्या आएगी, दोनों 0 से बड़े हैं तो वैल्यू क्या आएगी 1, ऐसा फंक्शन कह रहा है, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 5, तो 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। और मान लो 3 कोई एलिमेंट हम ले लेते हैं कोडोमेन में, 3 इज एलिमेंट ऑफ आर इन कोडोमेन, कोडोमेन का एक एलिमेंट हम 3 ले रहे हैं, बट fx इज नेवर इक्वल टू 3, fx कभी 3 होगा ही नहीं, क्योंकि बस 3 ही वैल्यू दे ही रहा है ये फंक्शन, तो ये भी ऑन 2 भी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दो सेट दिया है, फ्रॉम a टू b है कोई फंक्शन फ्रॉम a टू b, और फंक्शन की डेफिनेशन है 1 4 2 5 3 0। चेक करना है इसमें, सो दैट f इज 1 1, ये शो करना है कि f 1 1 है, तो क्लियर तो दिख रहा है, एक का एक ही है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है। लिख देंगे सिंस डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ, बस लिख देना है आपको, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ A हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन B, हेंस इट इज 1 1, बस इतना ही लिखना है। कोई भी ऐसा नहीं है जहां फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट कर रहा,
सॉरी सेकंड कंपोनेंट रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट कंपोनेंट तो रिपीट करेगा तो फंक्शन ही नहीं होगा। सेवेंथ में कह रहा है fx f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर fx इक्वल टू 3 माइनस 4x। चेक करना है यहाँ पे कि क्या ये 1 1 है या आंटू है, बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो 1 1 के लिए रख लो fx इक्वल टू fy रखते तो 3 माइनस 4x 3 माइनस 4y के इक्वल होगा, 3 3 कैंसिल होगा, माइनस 4x इक्वल टू माइनस 4y होगा, तो माइनस x इक्वल टू माइनस y। अगर दो रियल नंबर्स के नेगेटिव इक्वल है तो क्या वो नंबर इक्वल होंगे, x इक्वल टू y होगा, तो 1 1 है। अब इसका सब्जेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू fx, दैट इज y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। यहां समझना ध्यान से। अब हमें सॉल्व करना है x के लिए इसको, तो x को इधर ले आओ, 4x इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस y, तो x इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस y अपॉन 4। अब रखो यहाँ पे f x की जगह आपको क्या रखना है 3 माइनस y अपॉन 4। डेफिनेशन क्या कहता है कि पहले 3 लिखिए माइनस 4 लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए जो डोमेन में यहाँ रखा है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस y अपॉन 4 से, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 3 प्लस y आएगा, 3 3 कैंसिल हो गया, y आ गया, हेंस इट इज आंटू। ये आंटू है, इनटू 1 1 में आंटू भी है तो बाइसेक्टिव है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड वाला आप कर लेंगे, ठीक है, लेकिन वो 1 1 नहीं होगा क्योंकि x स्क्वायर y स्क्वायर के इक्वल है, तो x y के इक्वल कोई जरूरी नहीं है। आंटू भी शायद नहीं होगा, आंटू होगा नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 भी इंपॉर्टेंट है। f फ्रॉम a टू b टू b इनटू a सच दैट f a b की वैल्यू आ रही है क्या b a। ये कह रहा है f a b की वैल्यू b a आ रही है, चेक करिए कि 1 1 है कि नहीं। तो हम सपोज करेंगे लेट a b, अब यहाँ पे a इनटू b पूरा का पूरा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही सेट सपोज किया गया है। a b एंड c d बिलोंग्स टू a इनटू b। हमने सपोज किया कि a b और c d डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं a इनटू b में, और अब रखेंगे क्या f a b इज इक्वल टू f c d। तो f a b की वैल्यू क्या आएगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग b a, यही ना आएगी, डेफिनेशन तो यही कहता है। और f c d की वैल्यू क्या आएगी d c। अब देखो दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं, क्लास 11 में आपको पढ़ाया गया, जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो, सेकंड के इक्वल हो, बी डी के इक्वल हो, ए सी के इक्वल हो। अब बी डी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो ए बी सी डी के इक्वल होगा कि नहीं होगा बताओ। ए सी के इक्वल है तो ए की जगह पे सी रख दिया हमने, बी डी के इक्वल है तो बी की जगह पे डी रख दिया। हमने लिया था ए बी सी डी a इंटू बी में, और एफ ए बी को एफ सी डी के इक्वल रखा था, ए बी सी डी के इक्वल आ गया, तो ये क्या है 1 1 है, 1 1। अब आंटू के लिए चेक करेंगे, लेट बी ए बिलोंग्स टू बी इंटू ए। हमने बी ए को लिया है बी इंटू ए में, तो बी ए किसका इमेज होगा बताओ, एफ ए बी का इमेज होगा, ए बी का इमेज होगा ना बी ए। कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका उल्टा एक मिल जाएगा उसमें इनटू बी में, तो आंटू भी है, इट इज आंटू। सब्जेक्टिव यानी बाइसेक्टिव हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, 9 और 10, ये दोनों को देख लेते हैं। 9 है fn इज इक्वल टू f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है n प्लस 1/2 n इज odd and n/2 when n is even, n even है तो n/2 वैल्यू है, n odd है तो 1/2 वैल्यू है। देखो अब दो एलिमेंट लेते हैं हम, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट, लेट ए बी बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। हो सकता है ये दोनों इवन हो, कई केस बना के करना पड़ेगा। इफ ए एंड बी आर इवन, अगर ये दोनों इवन है तो एफ ए को एफ बी के इक्वल रखेंगे, तो a प्लस 1/2 b प्लस 1/2 सॉरी a/2 b/2 के इक्वल आएगा, यहां से a इज इक्वल टू b हो गया। इसी तरह से अगर इफ a b आर ऑड, अगर ये दोनों ऑड हैं तो a प्लस 1/2 b प्लस 1/2 के इक्वल आएगा, और यहां से b आएगा हमारा सॉल्व करने पर इक्वल टू b। अब सपोज कर लेते हैं इफ a इज इवन एंड b इज ऑड, तो a अगर इवन है तो इसकी वैल्यू आएगी a/2, और b ऑड है तो इसकी वैल्यू आएगी b प्लस 1/2। चेक करो, तब a इज इक्वल टू b नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अगर a इवन है तो a/2, b ऑड है तो b प्लस 1/2, तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगी, तब यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है।
अलग अलग केस के लिए। लास्ट क्वेश्चन जो कई बार आया है बोर्ड में, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कम से कम 3 बार तो ये मेरे सामने जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से आया बोर्ड में, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, a is equal to सेट ऑफ रियल नंबर -3, मतलब 3 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर इसमें रख सकते हैं। f from a to b, fx is equal to है x - 2 upon x - 3। 1 1 and 2 चेक करना है, तो पहले तो सिंपल है, 1 1 चेक करना है। x and y belongs to a, a लिख दिया हमने तो क्लियर हो गया कि डोमेन का ही है, ठीक है। अब रखेंगे fx is equal to fy, तो क्या मिलेगा x - 2 upon x - 3 is equal to y - 2 upon y - 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या आएगा xy -3x - 2y + 6, इधर आएगा xy -2x - 3y + 6। 6 कैंसिल हो गया, xy कैंसिल हो गया, -3x को उधर भेजो और -3y को इधर बुलाओ, तो 3y - 2y और इधर क्या आएगा, तो 3x - 2x, यहां से y = x मिल गया। तो f इज 1 1, f क्या है 1 1 है। अब ऑन टू के लिए चेक कर लो सब्जेक्टिविटी, ऑन टू चेक कर लेते हैं। लेट y is equal to fx, that is y is equal to x - 2 upon x - 3। अब यहां से x के लिए सॉल्व करना है इसको, तो xy - 3y is equal to x - 2, दोनों x को एक तरफ ले आओ, xy - x is equal to 3y - 2, ये बचा ना। तो x कॉमन करोगे तो आएगा 3y - 2 अपॉन x 3, ये आएगा, यही आएगा ना x का वैल्यू यहां से। अब हमें रखना है fx is equal to f 3y - 2 अपॉन 3। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, कहती है पहले जो डोमेन में है वैल्यू वो यहां रखिए, तो रखेंगे 3y - 2 अपॉन 3 माइनस फिर क्या लिखना है 2 अपॉन, फिर यहाँ डोमेन की वैल्यू रखना है 3y - 2 अपॉन 3 - 3, और इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो शायद यही आएगा y आएगा, तो ये क्या हो गया सर्जेक्टिव हो गया, मींस ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है fx is equal to x to the power 4 है और f from रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो f 1 1 होगा कि नहीं, रियल नंबर से रियल नंबर में है, दो नंबर के 4 पावर इक्वल हो सकते हैं, लेकिन वो नंबर कोई जरूरी नहीं कि इक्वल होंगे या नहीं होंगे। -1 का पावर 4 और +1 का पावर 4 दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये 1 1 तो नहीं है। ऑन टू भी नहीं होगा, नहीं ऑन टू होगा, हर नंबर का 4 टाइम्स यानी 4 पावर नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। कोई भी नेगेटिव नंबर ले ले, जैसे -3 है कोडोमेन में है, लेकिन किसी भी नंबर का 4 पावर नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी, दैट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। और क्वेश्चन नंबर 12 आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अब आपके सिलेबस में है नहीं, तो इस एकेडमिक ईयर के लिए अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा सेकंड चैप्टर का होगा। थैंक यू।